हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप फॉलो मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कल तो कोई होमवर्क नहीं दिए थे ना? नहीं। हाँ नहीं। चलो, तो आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है ना जी। चलो, इसमें क्वेश्चन थोड़े छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलो, तो पहला ही क्वेश्चन देख लो। और इस बार दिल्ली पुलिस में इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया भी था, तो देख लो। इसमें क्वेश्चन पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ। एक क्वेश्चन पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ, एक पूछता है गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ, ठीक है ना जी। तो ध्यान देना, दोनों में अंतर होता है। अगर कहेगा कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ तो घातों में एक जोड़ करके उसका गुणा करते हैं, और कहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ तो सभी को क्या कर दो, जोड़ दो, जितने घात है उनको जोड़ दो। समझ में आया? चलो, तो इसका आंसर तो आ ही गया होगा। अब जैसे देखो 4 पर 11 है ना, तो 4 को क्या लिखते हो, 2 पर 2, और इस पर लिख रखा है 11, तो इस पर भी 11 होगा ना, तो एक्चुअल में 2 पर कितना हो जाएगा, 22। और क्यों ऐसा किया, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या थोड़ी ना है, है ना। 4 तो भाज्य है, और भाज्य कहते किसे हैं, जो एक और खुद से कटे, और भाज्य जिसके 3 गुणनखंड हो, है ना, कम से कम 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके 3 गुणनखंड, 1 भी है, 4 भी है, 2 भी है। चलो, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 पर 22 गुणे, बाकी सब तो भाज्य ही है, 5 पर 5 गुणे 3 पर 2 गुणे 13 पर 2। ये क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड पूछा है ना जी। बोलो जी। तो इसको क्या करना है, घातों को जोड़ दो, 22 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। अरे भाई यहाँ पर तो 22 बार है, 5 बार है, तो वही पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड कुल कितने तने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 22 5 27 4 31। इसका आंसर 31 हो जाएगा। अगर ये पूछा होता है कुल गुणनखंड बताओ, तब क्या करते हैं, 22 में 22 में 1 जोड़ देते ना भैया, फिर 5 में भी 1 जोड़ देते, फिर 2 में भी 1 जोड़ देते, फिर 2 में भी, यानी सभी घातों में देखो हमने क्या किया, एक एक जोड़ा है ना। अब बाकी सबका गुणा जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, 23 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 3, है ना जी। इसका गुणा तो कर ही सकते हो ना, अब जो आएगा वही आंसर हो जाता है। 2 सवाल इसमें पूछ सकते होता है, तो पूछा ही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगला सवाल लगा। अगला सवाल तो फार्मूले पर है ना, इसमें क्या था ना जी। अभाज्य गुणनखंड बोलोगे नहीं ना, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या कुल बोलना नहीं। अरे जरूर बताएगा कमेंट में भी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जिसका भी पेपर अगर था तो क्या पढ़ाए हुए क्वेश्चन से आया है या नहीं आया है, ठीक है ना, जरूर बताएगा। चलिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक फार्मूला तुम्हें बता रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab होता है, ठीक है जी। एक फार्मूला होता है, ये बताते हैं जी। इसी को अगर हम इस रूप में लिख दें कि इसको इधर भेज दें, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इसे लिखा जा सकता है, हाँ या नहीं जी, बोलो जी। इसी को या हम इस तरीके से लिख दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बटा 4 कर दें तो बराबर क्या बचेगा, a b हाँ जी। या अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें, और यहां से हम ए बी को नीचे भेज दें, तब क्या बचेगा भैया, 4, बोलो जी। फिर अगर यहीं से, या अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें, इन सभी को भेज दें इस पार, तो ये गुण 1 है ना जी, तो बटे 4ab बराबर क्या आएगा, 1 आएगा ना जी। अब अगर यही सब अगर क्लियर है, अगर यही सब बातें क्लियर हो तो ये सब सवाल देख करके आंसर आ जाएंगे। अब जरा देखो, a की जगह पर 943 दे रखा, b की जगह पर 864, और नीचे 2 का गुणा किया, 2 का 943 में गुणा किया तो 1866 आया है।
जी और उसमें गुणा किया फिर 2 का, तो 2 गुणे 2 अर्थात 4 ऑलरेडी है कि नहीं है उसमें? जी बोलो जी दोनों जगह 2 2 का गुणा हुआ है ना, जी तो 4 नहीं है उसमें। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? एक सोच लो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो आंसर देख करके, यानी जीके जीएस वाला सवाल हो गया ये, जी नहीं हुआ? जी हाँ, जी तो ये सब लिख लेना, इसके कई रूप हैं, ठीक है? जी कोई दिक्कत नहीं परेशानी? तो फल तो ऐसे भी दे सकता है, 4a को बट्टे कर दे तो b आएगा, 4b को बट्टा कर दे तो a आएगा, है ना? मेन फार्मूला तैयार रहेगा तो सब पता चल जाएगा। तो इस पर किस पर आता है जानते हो? 2 पर ज्यादातर सवाल आता है, ये वाले पर और ये वाले पर। अगर बट्टे 4ab के रूप का रहेगा तो एक आंसर आएगा, अगर बट्टे मात्र a भी रहता, 2 2 का गुणा ना किया रहता तो आंसर कितना आ जाता है? 4। ठीक ना? जी जी तो ध्यान देना, इसी 2 पर आता है ये। अगला सवाल देखो। हाँ लगाओ। समभुज त्रिभुज है ना? हाँ, समभुज त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज, यही ना? बोलो जी और समबाहु त्रिभुज में हम तुम्हें कई चीज बताते थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कर्णी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर हाँ, भुजा स्क्वायर भुजा को मान लेते हैं ए, भुजा क्या मान लेते हैं? ए ठीक है? जी अगर यहीं पर बात करा जाए इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो ऊंचाई कितनी होती है? कर्ण में 3/2 गुणे भुजा भुजा अर्थात ए, जी ये ना? अगर बात किया जाए इसका परिमाप कितना होता है, तो परिमाप कितना होता है? 3 गुणे भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर तो अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होंगे, तो अर्थात उस समय थीटा का वैल्यू कितना होता है? क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है? 180 अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180, तो 180/3 अर्थात 60। बोलो जी अगर उसी समबाहु त्रिभुज का, यहाँ पर मान लो देखो समबाहु त्रिभुज है ना? जी हाँ, अगर इसी का परिवृत्त बनाया जाए, परिवृत्त माने ऊपर ऊपर से बनाया जाए, उसके अंदर समबाहु त्रिभुज हो, तो परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या यानी बड़ा आर कर लेते हैं उसको, ठीक है? तो फार्मूला क्या होता है? भुजा बटे कर्णी में 3, यानी ए बटा कर्णी में 3। अगर वही पूछता अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए क्या कर देते? छोटा आर कर दो तो क्या हो जाएगा? ए बटा 2 कर्णी में 3, ठीक ना? सवाल ये भी पूछा गया सवाल है कि परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या में अनुपात बताओ। अनुपात माने इसको बट्टे कर दोगे, ये नहीं कर दोगे? कर्णी से 3 कर्णी से 3 कट जाएगा, ए से 1 कट जाएगा, बगल का बगल में गुणा होगा, नीचे वाला छटक के ऊपर जाएगा तो 2/1। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है? 2 अनुपात है। यानी अगर सवाल दे दे कि परिवृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो सॉरी परिवृत्त की अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर तो परिवृत्त की 2, अगर कहता परिवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो अंतर्वृत्त की कितनी होगी? 5, क्योंकि 2 बराबर 10, 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 5 होगा। बोलो तो ऐसे भी सवाल आता है। तो इतने सारे सवाल समबाहु त्रिभुज पर बेसिकली बन सकते, बाकी बनने को तो पता नहीं क्या बन सकता है सवाल, है ना? बोलो हाँ, लेकिन इतने सवाल बन सकते हैं कम से कम बेसिक में। अब इसी में से तुम्हारा एक सवाल दे रखा है ना? हाँ, अब इसी सवाल में पता नहीं क्या पूछ सकता था, क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, हाँ, ऊंचाई तो दे रखा ना, ऊंचाई तो दिया ही है, परिमाप भी पूछ सकता था, परिवृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकता था, अंतर्वृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकता था। यानी मात्र हमको क्या चाहिए? भुजा, है ना? अब ये वाला देखते हैं, सवाल लगाते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2 कर्णी में 3 सेंटीमीटर, यानी यही ना? ऊंचाई कितना दे रखा है? 2 कर्णी में 3, यानी यही वैल्यू कितना? 2 कर्णी में 3, कर्णी से 3 कट जाएगा, बताओ जी। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, यानी भुजा की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब जो मर्जी वो लगाओ। अब पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा ना, क्षेत्रफल बताओ क्या हो जाएगा? यही पर इसी से लगाओगे ना? तो कर्णी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 4 गुणे 4 से 4 लपटा जाएंगे, आंसर क्या आएगा? 4√3 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, है ना? अगर पूछा होता हमको ये नहीं बताओ, हमको परिमाप बताओ, तो भैया परिमाप कितना हो जाता? ए का वैल्यू 4 है तो 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाता है। अगर पूछा हम होता हमको ये भी ना बताओ, हमको परिवृत्त की त्रिज्या बताओ, तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी? ए बटा कर्णी में 3 अर्थात 4/3। कोई दिक्कत हाँ? अगर पूछा होता हमको ये भी ना बताओ, अंतर्वृत्त की त्रिज्या बताओ, तब क्या होता है?
4/2 करने में 2 से 2 कट जाता, 2 से ये 4 कट जाता ना, जी। कितना था 2/1 अकॉर्डिंग 3 2 3 4 सवाल और भी है इसमें, है ना। जी। एक सवाल तो पूछा गया, 3 सवाल और एक्स्ट्रा इसमें था, नहीं था। हाँ। यानी समांतर त्रिभुज में ए पता होना ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो? चलो ऐसा फार्मूला उतार लेना ये सब, ठीक है। जी जी। और ये लोग तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इन लोगों का तो अच्छा ही है ना। बिठा दें? जी जी। कहते ना मेहनत खामोशी से करो, इतनी की सफलता शोर मचाता है ना। कभी कभी वही मेहनत जो खामोशी से करते हैं बहुत समय लग जाता है, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, है ना। जी। लेकिन इसके लिए क्या छोड़ दोगे? अगर तुम्हें लगता है, ठीक है, अगर तुम्हें हमसे जानना चाहते हो, उसी का आंसर भी देंगे। अगर तुम्हें जानना चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कब तक करनी चाहिए, तो हम तो ये कहेंगे कि जो परीक्षा तुम देने जा रहे हो, सबसे पहले उसके सिलेबस को देखो। जैसे एसएससी सीजीएल है, जीडी है, यूपीएसआई है, कांस्टेबल है, यूपी कांस्टेबल, ठीक है, रेलवे का तुम्हारा एग्जाम हुआ, जो भी एग्जाम हुआ, उसके सिलेबस को देखो। सिलेबस का एक डेट होगा। अगर 8 महीने में कोर्स मान लेते कंप्लीट करा जा रहा है, तुम अपने आप का लेवल देखो, तुम 12 महीना कर लो उसको, 1.5 साल कर लो उसको। अगर तुम कमजोर हो तो 1.5 साल कर लो उसको, 2 साल कर लो उसको। 2 साल शिद्दत से उसको पढ़ाई करो, जब एज 18 19 रहे, 20 रहे, लगभग इस एज में रहे, ठीक है। तो 2 साल शिद्दत से पढ़ाई करो। 2 साल के बाद से जब जाओ एग्जाम दो, और किसी एक एग्जाम पर पूरा टारगेट करो और जाओ एग्जाम दो, ठीक है। अगर एग्जाम का कट ऑफ कि तुम अगल बगल हो, तब तो तुम ट्राई करो, लेकिन तुम्हारा नंबर और कट ऑफ के नंबर में अंतर इतना है कि जितना तुम नंबर पाए हो, और 2 साल बाद, मतलब समझ रहे हो जी। यानी कट ऑफ जा रहा है, मान लेते हैं 70, और तुम्हारा नंबर आया है 35, तो तुम बताओ, तुम्हें 2 साल तुमने पूरा मेहनत किया है, तुम्हें लग रहा है, तो क्या मेहनत किया है? क्या तुम्हें एग्जाम फिर आप आगे देना चाहिए? नहीं। तब छोड़ देना चाहिए, तब कोई तुम्हें अपना काम सीखना चाहिए, शुरू करना चाहिए, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे जो तुम्हें कोई काम समझ में, ठीक है। तब बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि 70 नंबर है और हमारे 60 नंबर तक बन पा रहे हैं, 65 तक बन पा रहे हैं, 70 कटा पर 65 तक बन पा रहे हैं, 60 तक बन पा रहे हैं, तब तुम्हें ट्राई करना चाहिए। अब उन लोगों का आंसर रह गया जो कहते हैं कि अगर हम 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, अब बताइए हम क्या करें? क्योंकि 18 साल वालों को तो फायदा है ना, 20 साल तक 2 साल और पढ़ लेंगे तो उनको तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन 24 साल वाले को, 25 साल वाले को, तो उनको भी वही काम करना चाहिए कि कम से कम 24 साल तक, अगर वो मान भी लेते हैं कि वो तैयारी नहीं शुरू किए, तो उनका तैयारी शून्य से शुरू नहीं होगा, 24 साल के अनुभव से शुरू होगा ना। जी जी। तो 24 साल के जब अनुभव से शुरू होगा उनका काम, तो वो अपने आप को साल भर कम से कम दें, अच्छे से दें, पूरा भरपूर मेहनत के साथ, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि कहा जाता ना, दूसरों से तो झूठ बोल लोगे, अपने से कैसे बोलोगे? दूसरों से झूठ बोलने के लिए तुम्हें खुद से झूठ बोलना पड़ेगा, तो खुद से झूठ ना बोलो। और इतनी जरूर मेहनत करना है कि दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने आप को कहना नहीं, हमने भरपूर मेहनत किया था। जब तुम अपने आप से आंसर करो तो भरपूर मेहनत किया था। अपने आप से आंसर करते होगे कभी कभी, तो सही जवाब देता है अंदर से, है ना। जी जी। तो उन्हें 1 साल मेहनत करनी चाहिए, और जब 1 साल वो मेहनत कर लें, उसके बाद से वो भी यही देखें कि हम कट ऑफ के कितने नजदीक हैं। पार कर जाए तो सबसे बेस्ट, तब तो मिल ही गया। और उसके बाद से उन्हें साल भर 2 साल और देना चाहिए, तब जाकर के उन्हें भी साथ साथ में कुछ काम शुरू कर लेना चाहिए। कुछ भी, चाहे टीचिंग का काम हो या किसी कंपनी में काम हो, कुछ भी काम हो, कुछ अपना खुद का बिजनेस खुद करना है। अब उसमें क्या होगा, मान लेते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी, फिर भी उन्हें 4 घंटा, 3 घंटा पढ़ने के लिए मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? जी मिल सकता है ना। जी।
वो पहले से अगर ढंग का पढ़े हैं तो उस 4 घंटे में मात्र उनको रिवीजन करना है, और वो रिवीजन करते रहें, एक समय आएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी एक लोग का सिलेक्शन हुआ ना, उनकी एज कितनी थी? 28 साल, एसएसबी में हुआ ना। हाँ, देखते हैं पॉसिबल है तो इंटरव्यू करेंगे, ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन वालों को भी और तुम लोग भी। समझो कैसे उस लड़की का एज लास्ट चल रहा था लेकिन उसने निकाला। एक और लड़की का सिलेक्शन हुआ है ना, उसको भी लाएंगे। उसका भी देखो एज 25 साल था, लगातार मेहनत करता रहा, 24 से 25 साल एज उसको था, है ना, लगातार मेहनत करता रहा, हुआ ना सेलेक्ट। हाँ जी, तो उसको पता था कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो कट ऑफ से बार बार कई एग्जाम और निकाला, तो उसको लग रहा था, इस वजह से वो नहीं छोड़ा। तो वही चीज होना चाहिए, ठीक है ना जी। बस मेहनत के साथ धैर्य होना जरूरी है और हार्ड वर्किंग होना जरूरी है। अगर ये सब चीज है तो सिलेक्शन से कोई रुक नहीं पाएगा, और कभी पीछे नहीं रहोगे। मेहनत करो, कभी पीछे नहीं रह सकते हो, ठीक ना जी। अगला क्वेश्चन बोले थे लगाने के लिए, दिया ना क्वेश्चन जी, तो लगाओ इसका आंसर कितना है? 32%। अच्छा आगे तुम लोगों का। हाँ देखो क्या रहा, आज की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा? तो आज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना जी। हाँ, लंबाई में कितना वृद्धि कर दिया? 10%। तो यानी अगर मान लेते हैं पहले 100 था, कितना था? 100, मूल 100 था, उसमें 10% की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया भैया? 110 बटा 100। चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुआ तो कितना हो गया भैया? 120 बटा 100। इसको 100 को 100 से लपेट दो, 0 0 0 0, है ना जी। 11 बार 132। पहले था कितना? 100, हो कितना गया? 132। कितने की वृद्धि हुआ? 32। या तो इससे भी लगा सकते हो, अगर यहाँ पर दो फलाना ना, लंबाई और एक चौड़ाई है, अगर दो लोग रहेंगे तो फार्मूला ये भी लगा सकते हो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए का वैल्यू कितना भैया? 10%। बी का वैल्यू 20। 10 प्लस 10 गुणे 20 बटा 100 गुणा है ना ये जी। 0 0 0 कट गया, 10 20 30 और 30 और 2 एक का नाम 2, 30 2 32। ठीक है जी। तो क्षेत्रफल में 2 लोग हैं तो 2 बार गुणा किया वृद्धि। अगर यहीं पर आयतन आता तो 3 बार करते, क्योंकि आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है जी। बोलो जी। तो वहां पर ऊंचाई में भी कहा होता है कि ऊंचाई में 10% की और वृद्धि कर दिया जाए, तब बताओ तो गुणे 110 बटा 4 और कर देते हैं। हाँ, अगर पूछा होता वर्ग, अगर एक सवाल वर्ग में दे देता तब क्या करते? 2 बार करते, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, तो स्क्वायर है ना जी। बोलो जी, भुजा का स्क्वायर यही होता है जी। तो भुजा का स्क्वायर यानी 2 घात है, 2 बार वृद्धि कर दोगे। अगर कहता है इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 100 मूल है 110 बटा 100, बोले 110 बटा 100, बस 11 11 में 100 था 121 हो गया, कितना वृद्धि हुआ? 21 का। क्लियर जी? बोलो जी। बेटा जी जी। हाँ, ये वाला सवाल देखो, लगाओ ये वाला। ऐसे सवाल में बताए भी होंगे कि जब भी साझेदारी होती है तो ये सबसे पहले दिखाता कि कितने वर्ष के लिए हो रही है, यही ना जी। हाँ, और उसके बाद से उनका जितना रुपया लगाते हैं उसी के हिसाब से वो लोग क्या कमाते हैं भैया? लाभ। जितना पैसा लगाओगे लाभ हो इतना ना कमाओगे। हाँ जी। तुम 100 रुपया लगाओगे, हम 200 रुपया लगाएंगे तो तुम 5 रुपया लाभ कमाओगे, तो हम कितना कमाएंगे? 10 रुपया, क्योंकि हम तुमसे दुगना पैसा लगाए हैं। इसका मतलब है कि लाभ, सॉरी, जो पैसा लगाते हैं, निवेश जो करते हैं, उसी के रेशियो में लाभ भी हमको मिलता है जी। हाँ जी जी। बस सवाल का आंसर आ गया। तो क्या आ गया? कितना रुपया लगा रहा है रोहित? 75,000। करा कितना? अब देखेंगे ना, करा यदि वर्ष के अंत में, देखो लास्ट में रखा ना 60,000 रुपए की फर्क शामिल हुआ है जी। शामिल है ना जी। शामिल हुई है, सिमरन है जी। और कुछ दिन बाद हुई है तो पता है नहीं जी। कोई दिक्कत नहीं है। 75 ये वर्ष के अंत में, यानी कितना महीना लगा होगा?
12 महीना। और उसके बाद से कौन है, सिमरन है। जी। सिमरन कितना लगाई, 60,000 रुपया। कितना दिन के लिए हमको पता नहीं, मान लेते 100 दिन के लिए लगाइए। कितने दिन के लिए, 100 दिन। 100 दिन है, ध्यान देना जी। तो 100 महीना है यहाँ पर, चूंकि तो महीना मान लेते क्योंकि 12 महीना कर दिया ना जी। और इसी का रेशियो कितना है, 3/1। यानी 3/1। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, जी बोलो जी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं हाँ, नहीं। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। तो जब ऐसे सॉल्व में जानते हो, जब लगाया जाता है ना तो पहले सोच लेना चाहिए जितने जीरो बराबर पर आ रहे हैं उसी समय हटा देना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया। 25 चौक कितना, 15 चौक के 60, 15 25 75। ये ना जी। 3 चौक के 12। 12, 4 से 4 कट गया, ये ना जी। क्या आया, x इधर चला जाएगा, 5 इधर, यानी x बराबर कितना आया, 5 महीना, ये ना। जी। यानी जो सिमरन है कितने महीने के लिए लगाई, 5 महीने के लिए। जी। अगर सवाल ये पूछा होता कि सिमरन लगाई कितने महीने के लिए, तो आंसर होता 5। लेकिन कितने महीने के बाद लगाई, जब 5 महीना के लिए लगाई है तो 12 में से 5 जा 7, यानी 7 महीने के बाद लगाई है। जी। बोलो जी। तो आंसर क्या पूछ रहा है, सिमरन महीने कितने महीने के बाद वाला पूछा ना, तो आंसर क्या होगा, 7। कितने महीने के लिए लगाई है, तो आंसर क्या होता, 5। क्लियर। जी। तो ठीक है, ये वाला लाइट ऑन कर दो, ठीक है। जी। संघर्ष सभी को करना है ना। जी। बीच में कभी कभी लाइट चली जाती है, संघर्ष से ही लोगों का काम बन पाता है, चाहे हमारा हुआ, चाहे तुम्हारा हुआ, चाहे किसी का, है ना। जी। है वो तो सबको करना है। चलो अगला सवाल करा, एक धनराशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपया है। 8 वर्ष में उसे कुछ साधारण ब्याज मिल रहा है। जी। हाँ जी। कह रहा 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% है और अगले 3 वर्षों के लिए 15% है, यही ना। जी। हाँ जी। चलो तो बताओ आंसर। ये तो डायरेक्ट ऐसे सोच के लगा सकते हो, साधारण ब्याज का है सवाल, है ना। अगर एक बात बताओ, साधारण ब्याज में तुम्हें पता है ना कि हर साल का परसेंटेज क्या होता है भैया, बराबर होता है। बराबर होता है। जी। क्लियर हो, जी। बोलो। जी। तो हर साल का बराबर होता है, तो 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10%, यानी एक साल का 10%, तो 5 वर्ष का 50%। यानी 5 वर्ष का जो ब्याज आएगा प्रतिशत में वो कितना है, 50%। जी। बात करा जाए अगले 3 वर्ष के लिए कितना चल रहा है, 15। तो 15 तिहाई 45। यानी 45%। कुल ये देकर के अपने को ब्याज कितना परसेंट मिल रहा है, 95%। 95%। अगर हम कहें कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, तो तुमने बोला 95%, 8 वर्ष में ना। जी। बोलो। जी। अगर हम कहें कितना रुपया मिल रहा है, तो वही तो दे रखा है, जी। 47,500 रुपया। जी। नहीं समझे, जी। अब 8 वर्षों का ब्याज तो वही है ना रुपए में। जी। रुपए में 47,500 है, परसेंट में 95% है, तो दोनों बातें कही है कि नहीं है। जी। तो दोनों बातें कही होने का मतलब बराबर है ना। जी। यानी 95% बराबर 47,500। 47,500। तो 1% की वैल्यू निकालो, तो 95 से इसको काटोगे ना। जी। हाँ तो 95 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 5 बार में। जी। यानी 500 आ गया वैल्यू। ये वाला अंक 5 बार में कट जाएगा, डबल जीरो आगे कट जाएगा, है ना। जी। 500। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो क्या पूछ रहा है, धनराशि कितनी है, धनराशि हमेशा कितनी होती है, 100%। तो 500 गुणे, ये उधर जाके गुणा होगा ना, जी। 100 अर्थात 50,000, हिंदी में लिख दिए 50,000, पहला ऑप्शन है। ठीक है। जी। तो ऐसे सवाल को बताओ देख करके नहीं लगा सकते हो जी। कि 5 वर्ष का है तो 85 हो गया, और ये 45 हो गया, 50, 45, 95, 95 को डायरेक्ट इसको काट दो, 500 आया, डायरेक्ट 500 गुणे 100 इक्वल टू 50,000। ठीक है ना। जी। समझो ना जल्दी में कैसे लगाना है। जी। चलो अच्छी बात है, अगला फल लगाओ। आज अभी कुछ ग्राफ के भी सवाल सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना। कई दिन हुआ इधर ग्राफ के फल नहीं बता रहे हैं, और दिल्ली पुलिस वाले में ग्राफ के भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है। जी। हाँ जी। लगाओ सवाल अगला वाला।
हाँ देखो, एक टैंक है 20 घंटे में भर सकता है और वाई 35 घंटे में भर सकता है। दोनों को वैकल्पिक घंटों के लिए खोला जाता है, और यदि पाइप को वाई को पहले खोला जाता है, वाई से पहले काम शुरू हो रहा है। ये वाला सवाल अगर जरा 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट कहाँ, थोड़ा कम ही सुन लो, 30 सेकंड सुन लो एक बात। अगर दोनों लोग भर रहे हैं, ठीक ना, कोई खाली करने वाला ना हो, तो समझ लेना वो काम समय का सवाल है। ठीक है, काम समय का सवाल मतलब एक आदमी 20 घंटे में काम करता है, दूसरा आदमी 35 घंटे में काम करता है। तो कह रहा है दोनों लोग अगर एक एक दिन के अंतराल पर काम करें, यानी वैकल्पिक घंटों में काम करें, और यदि दूसरा आदमी पहले काम करना शुरू करे, तो बताओ काम कब खत्म हो जाएगा? यही सवाल है। लेकिन अगर खाली किया कहीं, तो वो काम समय का सवाल ना होकर के नलटंकी का सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तक तो बात स्पष्ट है जी। यानी ये देखा दे तो काम समय का सवाल है, तो फिर इसमें घबराने का क्या है जी। चलो, तो अब आंसर आ ही गया होगा, लगा ही लेते हैं। कितना आंसर है? 280/11। और देखते हैं सही है कि नहीं इनका। यक्स कितने देर में कर रहा है भैया काम? 20। और वाई 35 घंटे। 35 घंटे में क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम निकालते हैं जी। एलसीएम निकालते हैं, इसको काम को बराबर करते हैं, तभी पता चलेगी इसकी क्षमता जी, है ना, कि किसकी कितना ज्यादा है जी। आओ, तो 20 और 35 का एलसीएम कितना होगा? 140। 140। अब 140/20 क्षमता ऐसे तो ज्ञात करते हैं ना जी। 140/20 कितना आएगा? 7। और 140/35 कितना आएगा? भाई क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। तो कार्य पूरा 140 मिला बटा समय, कार्य 140 बटा समय इक्वल टू क्षमता। यही क्षमता है, यही ना जी। बोलो जी। अब क्या कह रहा है? दोनों लोग वैकल्पिक रूप से काम करें। अगर एक साथ काम करते तब तो ये 1 घंटा में 7 काम करा और 1 घंटा में 4, तो 7 4 11, तब 1 घंटे में कितना काम होता है? 11। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब यक्स 1 घंटे में काम कर रहा तो वाई बैठा पड़ा है, आज जब वाई काम कर रहा तो यक्स सूता पड़ा है ना, वो सो रहा है। यानी 1 घंटे के अंतराल पर काम हो रहा है ना जी। तो क्या हो जाएगा? 1 घंटे में ये 4 काम कर रहा है और अगले घंटे में 7। बोलो, ये वाई है और ये यक्स है। तो 2 घंटे में एक्चुअल काम कितना हो रहा है? 2 घंटे में काम हो रहा है 11। जब एक साथ काम करते तो 1 घंटे में 11 हो जाता है। हाँ, अब आओ, पूरा कमाओ कितना करवाना है? तो जो 11 काम है ना, उसी से उसको भाग करो। ठीक है, 11 करना कितना है हाथ में? 0। 11 दूना 22, यही ना जी। कितना आया? 8 शेष बचा। बोलो हाँ या नहीं जी जी। कोई दिक्कत हो तो बताओ, परेशानी है तो बताओ, नहीं समस्या है तो बताओ, नहीं है तो अच्छी बात है, मत बताओ। देखो इधर कितना आया, इधर भागफल, इसी का गुणा कर दो दोनों तरफ। ठीक है जी। हाँ, कितना हो गया? कुल कितने काम हो गए अभी समय? 11 पर कितना हो गया? 132 काम हो गया। अब 12 दूना 24, यानी 24 घंटे में देखा जाए तो 132 काम हो चुका। बोलो हाँ या नहीं जी। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा ना जी। हाँ, 24 घंटों में देखा जाए तो कितना काम हो गया है? 132। कितना काम बचा है? ये किससे करवाने जाओगे? वाई से। सबसे पहले वाई से शुरू किया ना, तो वाई से शुरू करवाओ। तो वाई कितना है? 4। ये 1 घंटे में कितना काम कर ले रहा है? यानी अगर इसमें 4 काम को जोड़ दिया जाए तो इसे 1 घंटे और लगेंगे। बोलो हाँ या नहीं जी। तो अब कितना हो गए? 25 घंटा हो गया। हाँ, और कितने काम हो चुके हैं? 136 काम हो चुके हैं। अभी भी कितने बच रहे हैं? 2। हाँ, 4 काम। कितने बच रहे हैं? 4। वो 4 कमाओ कौन करेगा? यक्स करेगा। यक्स करेगा ना, वाई तो कर चुका ना, अब यक्स करेगा। और हमको क्या चाहिए अब? समय ना, तो समय बराबर यहीं से निकाल लोगे तब क्या हो जाएगा? समय बराबर कार्य बटा क्षमता। लास्ट लाइन समझना अभी जी, ठीक ना जी। यानी तुम्हारा हो गया 25 घंटा लग चुका है। कितने काम हो चुके? 136। अगर 4 काम हम करवा दें तो पूछा समय बताओ ना, तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। कितना कार्य बचा भैया?
चार क्षमता किससे करवा रहे हो? एक्स से और एक्स की क्षमता है कितनी? 7 यानी आंसर कितना आया? 25 25 4/7 वही 25 है ना। पहले कर देते हैं इसको, तो क्या लिख दोगे? 25 सही 4/7 है ना। कोई दिक्कत? तो ये आंसर होगा। तो 25 सत्ते 175, जी 6 के 150 होता ना। जी तो फतेह 175 4 100/7 ये होगा। आपका गलत है ना। जी तो 179/7 तीसरा ऑप्शन होगा। क्लियर हो? जी कोई दिक्कत? नहीं तो ऐसे वाले सवाल को लगा लोगे ना। जी ये तो सवाल लगाते हो इतना बड़ा लगता होगा, कितना ज्यादा बड़ा है ये। जब कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा ना तो जल्दी जल्दी लगाओगे। जी ठीक है? जी हाँ जी अभी बड़े में लगा लो। सबका दिन आता तो इनका भी दिन आएगा जब तुम बहुत जल्दी में लगा लोगे। ठीक है? अगला सवाल लगाओ। करा एक आयत की भुजा की एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकोण 7 और 25 है, परिमाप बताओ। ये सब तो देख करके बता सकते हो है ना। ये आयत है, बोलो। जी हाँ जी करा लंबाई इसकी कितनी है? ये लंबाई है मान लेते हैं, ये चौड़ाई है, और ये इसका क्या है? विकोण है। जी। ए बी सी डी है ना। तो ए सी क्या है? विकोण है यहाँ पर, बोलो। जी ए बी क्या है? ए डी क्या है? लंबाई मान लेते हैं। और ए बी चौड़ाई चौड़ाई मान लेते हैं। ब्रीथ इसमें पता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, जी है ना। जी क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप क्या होता है? 2 गुणे L प्लस 2 गुणे L प्लस लंबाई धन चौड़ाई, यही ना। जी बोलो। जी अब देखो लंबाई का वैल्यू कितना दे रखा है? 7 और ये कोण कितना दे रखा है? 25 तो तुम्हें पता है कि अगर ये 7 है, ये 25 है, तो कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। कैसी हो जाएगा ये बता देते हैं। एक बात बताओ, अगर इसको हम हटा दें तो ये त्रिभुज बन रहा है ना। जी बोलो जी और नहीं दिख रहा होगा। चलो इधर से इसको हटा देते, वो त्रिभुज बन रहा है ना। जी हाँ जी तुम लोगों को तो दिख ही रहा होगा, इन लोगों को पता नहीं। तो त्रिभुज बन रहा है जी। तो त्रिभुज बन रहा है, एक कोण कितना है? 90 डिग्री। जी। जब एक कोण 90 डिग्री होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं कर्ण का वर्ग कितना है? 25 है ना, तो 25 का वर्ग। 625 लंब कितना है? 7 का वर्ग 49 प्लस आधार, यही तो ज्ञात करना है। जी जी हाँ जी 49 इधर आएगा ना, तो 625 में से 49 को माइनस करो, कितना आएगा? 576 माइनस कर लेना, ठीक ना। जी हाँ तब आधार का वर्ग 576, तो 576 किसका वर्ग होता है? 24 का। यानी किसका वैल्यू है आधार का? 24। कोई दिक्कत नहीं। अब यही सब बोल रहे हैं, जो इतना बड़ा जो अभी बताया ना इसके पहले वाले फॉर्म में कितना बड़ा लगा रहे हैं, वो तुम्हें समझाने के लिए लगा रहे हैं। अदरवाइज लड़कों को तो याद होना चाहिए कि 7, 24 और 25 में संबंध बनता है ना। जी। फिर 5, 12 और 13 में संबंध बनता है। फिर 3, 4, 5 ये सब क्या ट्रिपलेट हैं, ये सब याद होने चाहिए। ठीक है ना। जी 7, 24, 25 का बनता है, ये सब क्या होने चाहिए तुम्हें? याद होने चाहिए। ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं। हाँ? नहीं अगर तुम्हें ये सब याद है तो जरा देखो, अगर यही सवाल अगर ऐसे देता, अगर ये 10 है और ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा? 26। क्यों? 2 का गुणा हो रहा है, देखो 5 दूना 10 12 दूना 24 तो 13 दूना 26 अगर ये देखो 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट बन रहा ना। जी। अगर कहता कौन 50 सेंटीमीटर है या 75 मान लेते हैं, कहता ये 75 है, ठीक ना। जी। और अगर ये कहता ये 21 है, तो बताओ इसका तुम ज्ञात करते रह जाते, वर्ग ज्ञात करते, सब कुछ करते ना। जी, जी। दिमाग लगाओ भैया थोड़ा सा। 25 थी आई, 75 3 का गुणा हुआ है, जी। 7 के 21 3 का गुणा हुआ तो 24 थी आई। 72 है ना भैया। जी चलो उसको भी बता दिया, अभी सवाल को लगा लेते। क्या पूछ रहा? परिमाप ना पूछ रहा है। जी। तो 2 गुणे लंबाई कितना आया है? 7। चौड़ाई अभी कितना है? 24 7 31 दूना 62 अपना मर्जी। ठीक है जी कोई दिक्कत? तो ट्रिपलेट ये सब याद रखे रहना, ठीक ना। हाँ
ग्राफ लगाओ। जरा इसके लिए फार्मूला बता देते हैं, जरा जल्दी जल्दी लिख लो। बहुभुज का पहला बता देते हैं, ठीक है ना, मार्कर जरा दे देना। हाँ देखो इधर, समबाहुभुज के, ये इसको समबाहुभुज कर लिख देते हैं, समबाहुभुज, ठीक है। जी देखो इधर भैया, समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक ना। जी अंतःकोण का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना जी। अगर वही पूछा है प्रत्येक अंतःकोण कितने होंगे, प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तब क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 बटा n। फिर कहता अगर समबाहुभुज के बाहुकोण का योग कितना होता है, बाहुकोण का योग, ये कितना होता है, बाहुकोण का योग लिख देते हैं 360 डिग्री हमेशा होता है, ठीक ना। अगर वही चौथा बात करें कि प्रत्येक, क्या, प्रत्येक बाहुकोण कितना होता है, किसका, समबाहुभुज का, तो कितना होता है 360 बटा n कर दो, भुजाओं से भाग दे दो, जी ठीक है। अब भुजा यहाँ पर बराबर होती है, समबाहुभुज नाम ही बोला है, सम माने बराबर, ठीक ना, बहु माने बहुत, भुजा माने भुजा, यानी ऐसी बहुत भुजाएं हो लेकिन वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना जी। अगर यहीं पर बात करें कि अंतःकोणों का योग और बाहुकोणों का योग का अनुपात बताओ, या प्रत्येक अंतःकोण का और प्रत्येक बाहुकोण का अनुपात बताओ, दोनों बातें एक ही है, यानी बोलते हम अंतःकोण बटा बाहुकोण। जरा देख लो ये क्या हो जाएगा, ऊपर n-2 इंटू 180 और इसका योग इसके योग से अनुपात बनेगा, कितना हो जाएगा 360, इससे कटेगा तो कितना आएगा n-2 अपा 2, ठीक है जी। अगर पूछे यहीं पर विकर्णों की संख्या बताओ, इसकी संख्या बताओ, अभी इस पर सवाल बताया ना, सॉरी n-3 है भाई, ये विकर्णों की संख्या फार्मूला हो गया। इतने सारे फार्मूले इस पर है और इस पर कोई भी सवाल आएगा तो बहुत ही आसानी से देख करके लगा दोगे। अगर सवाल तुम्हारे में आ जाए कि खष्टभुज के अंतःकोणों का योग और बाहुकोणों का योग का अनुपात क्या होगा, तो तुम निकालने जाओगे, पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए फिर निकालोगे। अगर वही ये वाला फार्मूला पता हो तो क्या कर दोगे, खष्टभुज माने n का वैल्यू 6, 6 में से 2 जा 4 बटा 2 अर्थात 2 बटा 1, 2 अनुपात 1, दो कितना आसानी से आ गया। हाँ जी। अगर वही पर कहता अंतःकोण और बाहुकोणों का योग, अगर वहां पर बोलते हैं कुल योग बोलते हैं 900 है, तो प्रत्येक अंतःकोण बताओ कितना, यानी अंतःकोणों का कितना, बाहुकोणों का कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1 के अनुपात में ना, तो 3 बराबर 900, तो 1 बराबर 300, 2 बराबर 600, अंतःकोणों का 600 और बाहुकोणों का 300, ठीक है जी। चलो तो ये सब इतने सवाल हो गए। अब आओ अब इस सवाल को लगा लेते हैं, क्या पूछ रखा है, कह रहा एक नियमित बहुभुज की भुजा 5 भुजा है, अच्छा 5 भुजा वाला है, पंचभुज है, ठीक ना जी। कह रहा है इसके आंतरिक कोण का माप और इसके बाहरी कोण के माप से कितना डिग्री अधिक है, इसका प्रत्येक आंतरिक कोण का माप आओ देखते हैं, यही वाला फार्मूला लगाना है। इसका योग की बात ही नहीं कर रहा है, ये योग की तो बात कर रहा नहीं है, इसका मतलब प्रत्येक की बात कर रहा है वो, और इसमें लगाते हैं। तो जरा बताओ इसमें कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना रखोगे 5, तो 5 में से 2 जा 3 गुणे 180 बटा 5, हाँ सॉरी 5 हो जाए ना जी। हाँ इसको काट दोगे, इसको कितनी बार में कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30, ये ना 36 तिहाई 108 डिग्री। कितना आया प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री आया। जी। अब क्या निकालना है, बाहरी कोण, जी। अब प्रत्येक बाहरी कोण निकालो, प्रत्येक बाहरी कोण कितना है 360 बटे 5, काटोगे कितना 5 सत्ते 35, कितना बचा 1 ना 5 दूना 10, कितना आया, 12, पूछ रहा इसी का अंतर कितना है, माने कितना अधिक है ना, कितना अंतर है इन लोगों का 36, यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर इस फार्मूला पता तो कितना आसानी से लगा लिया, नहीं पता तो छोड़ने वाला सवाल हो गया, इसको नोट कर लेना, ठीक है जी। हाँ जी जी। मिटाता है।
अगर ये विकर्ण पूछा होता तब क्या कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 5 गुणे 5 में 3 जाए 2, 2 से 2 कट जाता, कितना आता विकर्ण संख्या इसमें 5, यानी बहुभुज में कितने विकर्ण है 5, कौन से वाले में 5 पंचभुज में, है ना जी बेटा था जी बोलो जी। और भी सवाल है, हाँ ग्राफ वाले सवाल है ना, जी तो ग्राफ वाले सवाल को बता देते हैं जल्दी जल्दी। आंसर है नहीं लगाया होगा, हाँ देखो ग्राफ वाला सवाल है, पहला वाला सवाल। ऐसे सर मैम बोले भी थे, एक बार सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से तब ग्राफ देखा जाता है ना जी। करा विभाग एफ के अंक विभाग सी से कितने कम थे, कोई दिक्कत नहीं, पहले विभाग एफ का अंक बताओ कितना है, विभाग एफ का अंक कितना है 45 है, विभाग सी का कितना है 80 है, ठीक ना जी। अब क्या बोला है कि एफ का अंक विभाग सी से कितना कम है, जाहिर सी बात तो कम है जी भाई, अब कम है कि नहीं है जी। कितना कम है 35 से कम है, किससे जिससे कहता वो नीचे होता है, जी। ध्यान देना इस बात का, जी जिससे कहता है नीचे होता है, किससे सी से, सी है कितना 80 बोले 100 मत खत्म, 20 चौक 80 20 25 100 4 से इसको काट दो, कितनी बार में कट जाएगा 4 अठे 32 3 बचा, दशमलव लगाओगे 30 हो जाएगा ना, जी। 4 7 28 4 25 20, ठीक ना जी बोलो, जी। फिर 5 बचे 25 2 आया 5 7 35 2, 37 फिर 5 8 40 3 43 43.5 आया था चौथा वाला, ठीक ना जी। तो ये ऐसे सवाल को ध्यान देना, जिससे कहेगा या जिससे तुलना करेगा, ठीक ना कहेगा इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, किसकी इसकी, जिससे कहेगा वही नीचे रहेगा, किससे इससे, जिससे कहे वो नीचे रहेगा, ठीक है ना जी। चलो अब बाकी अंतर तो निकालने आता ही है, जी। अगला सवाल लगाओ। अगला सवाल क्या है, करा यदि विभाग ए के सभी छात्रों के अनुशासनहीनता के लिए प्रत्येक 5 अंक खो दिया, पहले बोले ना प्रश्न पढ़ना है तो जाके ग्राफ देखना है, तो अनुशासनहीनता की है, ठीक ना हाँ दो मकड़े कर रहे थे तो उन्होंने 5 अंक खो दिया, यानी ए के पास कितना था पहले 75, यही ना अब कितना है, अब 75 में से 5 खो दिया, यानी अब है कितना, यही ना क्या करा अब, तो उसके नए औसत अंक में कितने की कमी आएगी, इधर देखो भैया कमी आई कि नहीं आई, जी बोलो जी। भाई 75 से 70 हो गए, कमी नहीं आई, कितने की कमी आई 5 किससे कमी हुआ है, पहले वाले से, किससे पहले से यानी बटे 75 गुड़े 100 25 3 75 चौके, 100 है ना जी। इसको काट दो, 3 का नाम 3 कितना आया, ऐसे कर लो ना 5 चौके 20 बटा 3 6.67 नहीं होता है, जी हाँ जी 6.6 चक्का दो यार 6.67 बोलो जी। अरे भाई यहाँ पर 5 बचा था ना, जी 5 चौके 20, 20 इसको काटे नहीं, समझ आया कि नहीं जी। तो कभी कभी ऐसे सवाल छोटे छोटे सवाल ही नहीं समझ में आते हैं कि कहना क्या चाह रहा है वो, और भी सवाल है जी हाँ जी। तो ये वाला देखो सवाल, अब एक सवाल और बता दे रहे हैं और एक सवाल होमवर्क दे दे रहा, वो देख करके लगाने वाला सवाल है, उसका आंसर बता देना, इसको बता दे रहे, यही कौन सा देख करके नहीं लगाने वाला है, ये तो लग ही गया होगा, है ना। कर विभाग डी से विभाग ए द्वारा अर्जित औसत अंकों का अनुपात बता लो, विभाग डी का कितना है भैया 60 डी का 60 है, जी। फिर विभाग ए का कितना है 75 है, करा इन्हीं का दोनों का अनुपात बता लो, अनुपात बता दो, यही ना जी। क्या हो जाएगा 25 चौक 15 चौके 60 और 15 25 75 कितना आया 4/5 4/5 अर्थात 4/5, बोलो कोई दिक्कत नहीं परेशानी, नहीं हाँ नहीं
अब ये जो लास्ट वाला इसको देख करके बताया जा सकता है, पूछ रहा किस विभाग में दूसरे सबसे कम अंक अर्जित किए, आंसर बता देना। ठीक है जी। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम? तो उम्मीद है सब चीजें समझ में आया होगा और आप लोगों को भी। धन्यवाद, जय हिंद।